हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। ठीक है, अब हेमेटोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं आप, तो हिमैट यानी कि ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम सैंपल कलेक्शन। ठीक है, सैंपल कलेक्शन बेटा हम दो प्रोसीजर से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कैपिलरी ब्लड सैंपल एंड सेकेंड हम करते हैं वीनस ब्लड सैंपल। ठीक है, वीनस ब्लड सैंपल है बेटा आप लोगों का पेज नंबर 14 पे, और कैपिलरी ब्लड सैंपल है आपका पेज नंबर 11 पे। ठीक है, अब मुझे हम करते हैं डील कैपिलरी ब्लड सैंपल से। ठीक है, कैपिलरीज और वेन दोनों में आपको डिफरेंस पता ही होगा। ठीक है, तो कैपिलरी हम तब पंचर करते हैं जब हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें ब्लड की क्वांटिटी कम वॉल्यूम में चाहिए होती है। ठीक है, रीज़न ये है कि कैपिलरी में आप कैपिलरी पंचर करते हैं तो आप 3 या 4 ड्रॉप सैंपल निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट ऐसे जिनमें हमें लार्ज क्वांटिटी में ब्लड की ज़रूरत होती है तब हम करते हैं वीनस पंचर। ठीक है बेटा, तो ये आ जाइए आप कैपिलरी ब्लड सैंपल पेज नंबर 11 पे। कैपिलरी ब्लड सैंपल इज टेकन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड इज स्मॉल। ठीक है, तो हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा ब्लड ग्रुप BTCT, BT यानी कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ब्लड काउंट, इरिथ्रोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, BT यानी कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये आप यहाँ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें बेटा हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हमें 20 to 50 माइक्रोलीटर ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इतना सैंपल हम बेटा कैपिलरी पंचर करके हम ईजिली ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम इसमें कवर करते हैं प्लेटलेट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक है, या फिर थिक स्मेयर बनाना है आपने मलेरिया पैरासाइट के लिए, बट प्लेटलेट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट और थिक स्मेयर मलेरिया के लिए आप यहाँ परफॉर्म नहीं करते। हम यहाँ बेटा केवल आपको कराते हैं ब्लड ग्रुप, BTCT, HB एस्टिमेशन, इरिथ्रोसाइट काउंट, TLC काउंट एंड DLC। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किन किन अपैरेटस की ज़रूरत पड़ेगी जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चाहिए बेटा हमें डिस्पोजेबल लैंसेट। कर दो, हो गया। सबसे पहले चाहिए बेटा हमें ब्लड लैंसेट। ठीक है, ये डिस्पोजेबल होते हैं, वन टाइम यूज़ के हैं, तो आप एक लीजिए। अच्छा, इसमें बेटा इसमें आपने प्रिकॉशन क्या याद रखना है, पॉइंट हेयर। तो इट मीन्स जो निडल का पॉइंट है वो बेटा ऊपर वाली साइड है, तो आप यहाँ से कभी भी नहीं खोलेंगे। ठीक है, बैक वाली साइड से आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लैंसेट, ठीक है बेटा, ये इसका पॉइंट है, और आपने ओपन तभी करना है जब आपने इसको यूज़ करना है। फर्स्ट हो गया हमारा लैंसेट। सेकंड हमें चाहिए मिथाइलेटेड स्प्रिट। ठीक है, मिथाइलेटेड स्प्रिट की जगह बेटा आप लोग 70% अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल। ठीक है, तो जो भी अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अल्कोहल बेटा हम 100% यूज़ नहीं करते। रीज़न ये है कि 70% अल्कोहल हम इसलिए यूज़ करते हैं, 100% अल्कोहल जो है बेटा वो लगाते ही इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि हमें क्या है उस पोर्शन को स्टरलाइज करना है। ठीक है, अब आपने स्वैब के ऊपर अल्कोहल लिया फॉर एग्जांपल 100%, तो क्या होएगा, आप स्वैब से लगाएंगे बट वो अपना रोल प्ले करने से पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 70% अल्कोहल, मिथाइलेटेड स्प्रिट या फिर आप आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आजकल वैसे सैशे भी डिसइंफेक्टेंट के बने बनाए आ रहे हैं कि आप के सैशे भी बने बनाए आ रहे हैं, वो भी ले सकते हैं, बट आपको लैब में हम ऐसे डिब्बियों के अंदर कॉटन के अंदर आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल डाल के हम लोग आपको देते हैं। ठीक है, और ये बेटा आपने कई बार क्या होता है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो आपने जब भी कॉटन स्वैब लेना है तो स्क्वीज़ करके लेना है। रीज़न ये है कि अगर आप जहाँ भी आप स्टरलाइज कर रहे हैं वो पोर्शन आपने ज़्यादा वेट रखा
तो आप वेन पंचर करते हैं, उसके बाद ब्लड सैंपल अगर आ जाता है या कैपिलरी पंचर करते हैं तो ब्लड जो है वो हीमोलाइज रहता है, तो हमें उस पोर्शन को ड्राई भी करना है। तो इसीलिए बेटा स्वैब आपने बहुत गीला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ड्राई गॉज, ठीक है। कैपिलरी पंचर में क्या होता है बेटा कि आपको फर्स्ट ड्रॉप डिस्कार्ड करना होता है। हम जो भी एक्सपेरिमेंट है वो हम सेकंड ड्रॉप से यूज़ करते हैं। फर्स्ट ड्रॉप क्यों यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पंचर करते हैं तो स्किन पंचर करने पे जो हमारे स्किन के लेयर हैं उसके बीच में टिश्यू प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर टिश्यू प्लाज्मा मिक्स होके आता है फर्स्ट ड्रॉप के अंदर। तो आपके जो भी टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप HB कर रहे हैं या कोई भी काउंट आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर एरर के चांसेस रहेंगे। रीज़न ये है कि टिश्यू प्लाज्मा के साथ जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो गया, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हम फर्स्ट ड्रॉप को हम डिस्कार्ड करते हैं, सेकंड ड्रॉप से आप एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट करते हैं। अब आज सब्जेक्ट बने हुए हैं रीना जी, तो मैं फिंगर प्रिक रीना जी को कर रही हूँ। ये वाले 2 फिंगर से आप सब्जेक्ट को या पेशेंट को उसके फिंगर को प्रेस करेंगे अच्छे से, लोब को आप क्लीन करेंगे, ठीक है। अब मैं नया लैंसेट खोल रही हूँ। ठीक है बेटा, ये वाले पॉइंट पे आपने प्रिक करना है, ये, ठीक है बेटा। तो थोड़ा ऊपर से, अच्छा लैंसेट की पोजीशन देखिए, 2 फिंगर आपके यहाँ रहेंगे, थंब ऊपर रहेगा। आपने इस डायरेक्शन में लैंसेट को पकड़ना है। इससे क्या है, आपका लैंसेट जो है इधर उधर मूव नहीं होएगा। ये वाला पोर्शन आपने लेना है प्रिक के लिए, ठीक है बेटा। तो ये सेंटर वाली साइड आप बिल्कुल सेंटर में आप प्रिक करेंगे। थोड़ा ऊपर से लेंगे। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पास ले जाके और निडल को बस चुभाते हैं, यही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो बेटा केवल 1 ड्रॉप आके आपका ब्लड रुक जाएगा और आपको बार बार प्रिकिंग करनी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर से लेंगे और, ठीक है बेटा, ये देखिए ड्रॉप आया, ये हमने फर्स्ट ड्रॉप डिस्कार्ड कर दिया। अब ये सेकेंड ड्रॉप से हम अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर में, डू नॉट स्क्वीज द प्रिक्ड फिंगर। आप लोग क्या करते हैं कि अगर ब्लड नहीं आया तो फिंगर को बार बार स्क्वीज करते हैं, ठीक है बेटा। अगर आप स्क्वीज करेंगे तो क्या होएगा, टिश्यू प्लाज्मा ब्लड के अंदर फिर मिक्स होके आएगा, या सेल्स जो हैं वो आपके लाइज हो जाएंगे। तो आपका जो आपने सेल्स की मार्फोलॉजी देखनी है या आपने काउंटिंग देखनी है, उसमें बेटा एरर आएगा, ठीक है बेटा। तो आपने डीप प्रिक देना है ताकि 1 ड्रॉप के बाद भी आपका ब्लड जो है वो कंटिन्यू रहे। ऐसा नहीं कि 1 ड्रॉप के बाद ही आपका ब्लड वहीं रुक गया और फिर क्या होएगा आपको, और फर्स्ट ड्रॉप हमें डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। तो क्या होएगा बेटा कि आप आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, आपको अगेन एंड अगेन प्रिक देना। अब मुझे फ़िलहाल अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, जस्ट आपको डेमो ही देना था, ठीक है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने HB करना है या BT-CT करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 9, रैपिडली कलेक्ट द ब्लड सैंपल आइदर ऑन द स्लाइड और इन द पिपेट, ठीक है। तो रीज़न ये है कि आपको ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम पता है, ब्लड जैसे ही बॉडी से निकला उसके बाद वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्लॉटिंग से पहले ही हमें जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसके लिए हमने पिपेट में या स्लाइड में सैंपल को ले लेना है। अब इसके बाद है बेटा आपका पेज नंबर 12 पे प्रिकॉशंस, ठीक है। प्रिकॉशंस आपको पता होना चाहिए। ये जितना भी प्रोसीजर है ये आप टेक ऑल द असेप्टिक प्रिकॉशंस, ठीक है। लाइक आपका जो लैंसेट है वो स्टेलाइज होना चाहिए, या आप वेन पंचर कर रहे हैं तो आपका निडल और सिरिंज स्टेलाइज होना चाहिए, आपका जो गॉज पीस है वो स्टेलाइज होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है साइट ऑफ द पंचर, ठीक है। जिस साइट को आप पंचर कर रहे हैं वो आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो आप क्लीन आपने किससे करना है, जो भी डिसइंफेक्टेंट बेटा आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मिठाई लेते थे, स्प्रीट हो गया, 70% अल्कोहल हो गया, या आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल हो गया, जो भी आप बेटा डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उससे आप उस साइट को अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि 3 मिडिल फिंगर हम लेते हैं, ठीक है। हम ये 3 फिंगर प्रीफर करते हैं। हम थंब या लिटिल फिंगर क्यों नहीं लेते,
ये आपको आंसर मिलेगा पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट आ जाइए आप बेटा, जो भी आप फिंगर चॉइस कर रहे हैं, ठीक है, उस फिंगर पे आपके स्किन में कोई डिजीज़ तो नहीं हुआ, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपने चेक करना है कि जो फिंगर आप ले रहे हैं वो किसी भी स्किन डिजीज़ से या इंजरी से या इन्फ्लामेशन उस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, फिंगर टिप को आपने पंचर करने से पहले उसको कंप्लीटली ड्राई करना है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपने बहुत ज़्यादा वेट स्वाब नहीं लेना है, ठीक है, और अगर वेट है तो आपने ड्राई होने का वेट करना है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन बाय अल्कोहल, इट इज़ इफ़ेक्टिव ओनली आफ्टर इट हैज़ ड्राई अप। ये इफ़ेक्टिव तभी होता है जब ये ड्राई हो जाए। सेकेंड चीज़, ब्लड सेल विल गेट हीमोलाइज इफ़ दे कम इन द कॉन्टैक्ट विद द स्प्रीट, ठीक है। अगर ड्राई नहीं होगा तो स्प्रीट के कॉन्टैक्ट में अगर आपका ब्लड आया और ब्लड के अंदर आपके जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, हीमोलाइज हो जाएंगे। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ऑलवेज विप द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड विद ड्राई गॉज, ठीक है। अब पॉइंट्स देखिए, क्योंकि इट डाइल्यूटेड विद टिश्यू फ्लूइड एंड क्योंकि अगर टिश्यू फ्लूइड से डाइल्यूट हो गया आपका ब्लड तो क्या होएगा, जो आपकी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, उनमें आपका जो रिज़ल्ट है वो इनकरेक्ट आएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है बेटा कि इट मे ऑल्सो कंटेन एपिथेलियल सेल विच इज़ अपीयर एज ए आर्टिफैक्ट्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कुछ आपको एपिथेलियल सेल्स भी नज़र आएंगे जो आपके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में एरर प्रोड्यूस करेंगे। प्रोसीजर, वीनस ब्लड सैंपल, ठीक है। वीनस ब्लड सैंपल, वीनस ब्लड सैंपल के लिए बेटा हम लोग प्रेफर करते हैं, वीनस ब्लड सैंपल के लिए हम बेटा प्रीफर करते हैं ये एंटीक्यूबिटल फोसा, ठीक है। यहाँ हमारे 3 वेन प्रेजेंट होते हैं, वेसालिक वेन, सेफेलिक वेन एंड, ठीक है। तो एंटीक्यूबिटल फोसा हम बेटा प्रीफर करते हैं, ठीक है। ये है हमारा मिडिल क्यूबिटल वेन, मिड में है इसीलिए मिडिल क्यूबिटल वेन। ये है बेटा हमारा सेफेलिक वेन और ये है हमारी वेसालिक वेन, ठीक है। अब ये आपको प्रोमिनेंट दिखें उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे टॉर्निकेट, ठीक है। तो टॉर्निकेट बेटा हम 4 फिंगर अबव इसको टाई करते हैं, अपना बांधने में मेरे को मुश्किल हो रही है, आप लोग लैब में होते तो आप में से किसी को मैंने सब्जेक्ट बनाना था, ठीक है, बट आज पहली बार मैं खुद ही सब्जेक्ट बन रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड आप क्या करेंगे, नीचे मुट्ठी बंद करेंगे। मुट्ठी बंद करने में बेटा आपको जो अपना थंब है वो अंदर करना है और फिंगर को अप करना है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए बेटा, ये है मेरी मिडिल क्यूबिटल वेन, ये है मेरी वेसालिक वेन और ये है मेरी सेफेलिक वेन, ठीक है। अगर बेटा वैसे तो हम तीनों से ही ले सकते हैं, लेकिन अगर मिडिल क्यूबिटल वेन किसी पेशेंट की प्रोमिनेंट है तो हम मिडिल क्यूबिटल वेन प्रीफर करते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ से आपको पेन बहुत कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिंगर के इस लोब से वेन को फील करते हैं कि वेन का जो डायरेक्शन है वो कौन सी साइड जा रहा है, ठीक है बेटा। कैपलरी में तो आपने यूज़ किया था लैंसेट, बट यहाँ अपैरेटस में हम लोग यूज़ करेंगे डिस्पोजेबल सिरिंज विद अ निडल, मिथाइलेटेड स्प्रिट, स्टेरिलाइज्ड गॉज, कलेक्शन वायल कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड टॉर्निकेट, ठीक है। टॉर्निकेट टाई करने के लिए, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स, व्हाट इज एंटीकोगुलेंट्स? काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस तो पता होगा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स बेटा, एंटीकोगुलेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको एंटीकोगुलेंट्स ही पढ़ाऊँगी, ठीक है बेटा। तो ये देखिए आप, एंटीकोगुलेंट्स आर द केमिकल विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है बेटा। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें क्लॉटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, हमें प्लाज्मा चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ अपनी लैब में यूज़ करेंगे EDTA, ठीक है, क्योंकि रीज़न ये है कि वीनस ब्लड सैंपल के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट यहाँ करेंगे वो है हमारा ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। तो इसका जो हम ब्लड सैंपल है वो हमें 2 ml की ज़रूरत होती है और इसे हम लेते हैं एंटीकोगुलेंट EDTA में, ठीक है। चलिए EDTA जब एंटीकोगुलेंट आएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी हम अपना वीनस पंचर का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सेम वही कि आपने अपने पेशेंट को कंफर्टेबली बैठाना है, ठीक है, सब्जेक्ट को। Make him sit on the chair with his arm resting over the table or ask him to lie down on a couch, ठीक है। आप काउच पे लेटा के भी पेशेंट को ले सकते हैं या फिर आप उसे टेबल और चेयर के टेबल के सपोर्ट से भी ले सकते हैं। रीज़न ये है कि हमने उसका जो आर्म है वो किसी एक सरफेस पे रखना है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हमें अप्लाई अ टॉर्निकेट जस्ट अबव द एल्बो, ठीक है। हमें एल्बो से ऊपर हमने टॉर्निकेट को टाई करना है अच्छे से। सेम वही फिर क्लीन द एरिया ओवर द वेन विद स्प्रीड स्वैब एंड अलाउ इट टू ड्राई, ठीक है। जैसे ही आप टॉर्निकेट को बांध लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, स्प्रीड की हेल्प से आपने उस एंटीक्यूबिटल फोसा इस पोर्शन को आपने स्वैब से क्लीन करना है और उसके बाद आपने ड्राई करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट आपने पढ़ने हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सैम्पल कलेक्शन का प्रोसीजर दिखा रही हूँ, वो आप वीडियो में देखना, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि आपका जो निडल का एंगल होएगा वो आपका 30 डिग्री रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इससे कम होता है तब भी आपको वेन पंचर करने में प्रॉब्लम आती है और अगर इससे ज़्यादा होएगा तो भी आप वेन पंचर प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। सेकंड है हमारा वीनस पंचर, ठीक है। तो वीनस पंचर में मैंने सबसे पहले टॉर्निकेट लिया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जिस बाजू में भी आपको लगे कि वेन्स प्रोमिनेंट हैं, ठीक है, अब जैसे इनकी देखो तीनों वेन ही प्रोमिनेंट है, मिडिल कुबिटल वेन, सेफालिक वेन एंड वेसालिक वेन, ठीक है। 4 फिंगर अबव हम टॉर्निकेट को टाई करते हैं। अब पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, इसमें आपने अंगूठा अंदर कराना है और 4 फिंगर फिर वो ऊपर की साइड प्रेस करेगा, ठीक। अब सबसे पहला स्टेप है हमारा स्टेरिलाइजेशन। रीज़न ये है कि स्टॉप कर दो। रीज़न ये है बेटा क्योंकि हमने जो ब्लड सैंपल है वो हमने असेप्टिक कंडीशन में लेना है, ठीक है। अब आपको दिख कैसी रही है वेन वो नहीं डिपेंड करना, आपको अपनी फिंगर के लोब से उसको फील करना है कि वेन की जो डायरेक्शन है वो कौन सी साइड है, ठीक है। तो मैं अब इनका मिडिल कुबिटल वेन से ले रही हूँ ब्लड सैंपल, ठीक है। फील करके देखिए कि आप डायरेक्शन कौन सी साइड है, ठीक बेटा। अब हम सेकंड हम ले रहे हैं सिरिंज, ठीक है। सिरिंज जो है ये हमने डिस्पोजेबल यूज़ करना है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ठीक है। बहुत पहले ऐसा होता था कि जो पिस्टल है वो हम रीयूज़ करते थे जब हम ग्लास सिरिंजेस यूज़ करते थे, ठीक है। बट अब हम डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद आप रैपर को ओपन करेंगे। रैपर ओपन करने का प्रोसीजर है कि तो डिस्पोजेबल सिरिंज हमने लेनी है। इसमें जो अच्छा बेटा प्रोसीजर है, जहाँ आगे निडल होती है हम वहाँ से ओपन नहीं करते, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो कैप है अगर वो हटा हुआ है तो आपको खुद से प्रिक लग सकता है। और पीछे वाली साइड से हम रैपर ऑन करते हैं। पिस्टल हमने निकाला, उसके बाद आप पिस्टल चेक करते हैं। कई बार क्या होता है कि ये टाइट होता है, टाइट होने की वजह से क्या हुआ कि आपने पेशेंट को निडल तो लगा दिया बट पिस्टल आपका पीछे खींचा नहीं, तो उसको क्रॉस चेक करना होता है। सेकंड चीज़ बेटा निडल को टाइट करना होता है, क्योंकि काफ़ी बार एक्सीडेंट ये भी होता है कि निडल पेशेंट को चली गई बट जैसे ही आपने पिस्टल पीछे खींचा तो निडल आगे निकल गई और पिस्टल पीछे रह गया, ठीक है। अब कैप आपने तब हटाना है,
अब आपने बेटा स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइज के बाद आपने ड्राई होने का वेट करना है तब, ठीक है। अब हम फिंगर से फील करेंगे डायरेक्शन कौन सी साइड है। जब हमने सैंपल लेना है तब हमने निडल को हटाना है, ठीक है बेटा। निडल में एक चीज़ और नोटिस करना, निडल में एक साइड, आगे की साइड एक बोर होता है, ठीक है, और इसमें एक कट होता है, वो वाला हमने जब हम पंचर करेंगे वेन, वो पोर्शन हमने आगे रखना है, ठीक है बेटा। अब ये जो आपका एंगल है निडल और वेन का, ये 30 to 40 का होना चाहिए, ठीक बेटा। फील करके स्टेरिलाइज करेंगे और कर दो। जहाँ आपको वेन फील हो रहा है थोड़ा नीचे से आप धीरे धीरे 30 to 40 के एंगल पे निडल को अंदर लेके जाएंगे। वेन के अंदर आप लेके गए, यहाँ आप थंब रखेंगे और पिस्टल को धीरे धीरे पीछे खींचेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका ब्लड सैंपल आ जाएगा। जब आप ले लेंगे, मुझे 1 ml ही चाहिए, सबसे पहले कॉटन स्वैब आप ऊपर रखेंगे, प्रेस करेंगे और निडल को धीरे से निकालेंगे। पेशेंट को बोलेंगे मिट्टी खोल दीजिए और टॉनिकेट भी आप रिलीज़ कर देंगे। और रब नहीं करना है प्रिकॉशन में, पेशेंट को बोलना है कि केवल बाजू को फोल्ड करके रखें, ठीक है बेटा। अब ये सबसे पहले आपने कैप लगाना है। रीज़न ये है कि पेशेंट अगर किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। अब है इसमें बेटा प्रिकॉशंस, ठीक, कि आपने प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले वही अटेम्प्ट टू लोकेट द मिडल कुबिटल वेन आइदर आर्म बिफोर सेफेलिक वेन और वेसेलिक वेन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिडिल कुबिटल वेन हम प्रेफर करते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड आ जाइए आप लोग, ये पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है बेटा, ये आप लोग देख लेना। अच्छा, आपको बताना भूल गई, ठीक है, ये हम जो सिरिंजेस यूज़ करते हैं, इसमें जो बेटा निडल होता है, ठीक है, ये निडल के गॉजेस होते हैं। गॉजेस मतलब निडल कितना पतला है और कितना मोटा है, ठीक है। तो निडल जो है वो आप 22 गॉज का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर हम 23 गॉज का अगर हम निडल यूज़ करेंगे तो क्या होता है, ये हम बेटा चिल्ड्रंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि निडल में क्या होता है, जितने नंबर डिक्रीज़ होते हैं निडल उतना मोटा होता जाता है, ठीक है। जितने नंबर ऊपर की साइड जाएंगे उतना निडल का बोर पतला होता जाता है। गॉज का निडल हो गया, 23 गॉज का निडल हम बेटा चिल्ड्रंस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों की वेन हम लोगों से थोड़ी कम पतली होती हैं, ठीक है। बट अगर आप एडल्ट के ऊपर 23 गॉज का निडल लगाएंगे तो क्या होएगा, ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत कम आएगा, ठीक है। ब्लड का फ्लो कम आने से आपको पिस्टल को बार बार प्रेस करना होगा। और क्या होता है कि अगर आप पिस्टल बार बार आगे और पीछे करते हैं बेटा, तो क्या होता है, जो सेल्स हैं वो लाइज कर जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 22 गॉज है, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चों का ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 5 से 10-12 साल तक के बच्चे का सैंपल ले रहे हैं, तो आप 23 गॉज का निडल आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हम ये 2 मेथड से करते हैं, कैपिलरी ब्लड सैंपल एंड वीनस ब्लड सैंपल, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे कि जो न्यूनेट्स हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, इन्फेंट्स हैं, उस कंडीशन में हम फिंगर प्रिक भी उनको नहीं कर पाते, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 दिन का बच्चा है, उसका कोई टेस्ट होना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बेटा प्रीफर करते हैं ईयर लोब पंचर और हील पंचर, ठीक है। ईयर लोब वैसे तो करेक्ट मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, जिस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लड स्लो होने की वजह से जो सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर आप डीएलसी के लिए स्मेयर बना रहे हैं तो आपको सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखनी है। फॉर एग्जांपल आपने एचबी, टीएलसी या आरबीसी काउंट करना है, तो उसके अंदर आपका फॉल्स हाई रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इस वजह से ईयर लोब पंचर थोड़ा कम प्रीफर करते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स और न्यू बॉर्न बेबीज़ के केस में हम करते हैं हिल पंचर, ठीक है। तो हिल पंचर का आप बेटा प्रोसीजर देख लीजिए। सबसे पहले बच्चे को
Place neonates on stomach if possible and place his or her limb lower than the level of the heart to increase the blood flow to the foot. ठीक है, बच्चे को आपने पेट वाली डायरेक्शन में लिटाना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो है बेटा वो पैरों वाली साइड ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वार्म द हिल फॉर 3 मिनट, उसके बाद आपने पंचर करना है। ठीक है, और आपने वार्म कैसे करना है कि आप जो एंगल रहेगा बेटा वो 45 to 60 एंगल पे आप करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा जैसे कि मैंने आपको कैपिलरी पंचर में बताया था कि हम फर्स्ट ड्रॉप डिस्कार्ड करते हैं, तो आपने वही करना है। विप अवे द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड लेट द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, या फिर सैंपल आपने कलेक्ट कर लेना है और जब आप सैंपल कलेक्ट कर लें उसके बाद आपने अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप द ब्लीडिंग। हिल पे बेटा आप ये साइड्स देख लीजिए, हम ये वाला साइड प्रीफर करते हैं, साइड फॉर हिल पंचर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने हिल पे ये वाला साइड जो है ये आप प्रीफर करते हैं। ये बेटा प्रिकॉशंस दिए गए हैं, ये आप लोग प्रिकॉशन पढ़ लेना। ठीक है, फर्स्ट प्रिकॉशन में क्या है कि 3 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं करना है, इमीडिएटली आपने करना है। दूसरा एंटीसेप्टिक कंडीशंस में आपने करना है। ठीक है, और जब आपने रब किया था उसके बाद उसे ड्राई होने का वेट करना है एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, द डेप्थ ऑफ एन इन्फेंट हिल स्किन पंचर शुड नॉट एक्सीड 2.4 mm। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं देना है क्योंकि ठीक है आपने बेटा 2.4 mm से ज़्यादा का आपने डीप प्रिक नहीं देना है। अच्छा एक चीज़ और, डू नॉट यूज़ एनी सर्जिकल ब्लेड फॉर स्किन पंचर बिकॉज डेंजर ऑफ ए डीप पंचर इन्फेक्शन एंड डैमेज टू द इन्फेंट। आपने पंचर करना है तो आप यहाँ पे लेंसेट या फिर अगर कोई ट्रेंड है तो वो निडल भी यूज़ कर सकता है, जो हमारा सिरिंज वाला निडल होता है हम इसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लैंसेट विथ परमानेंटली रुक दो यार, आप कोई ब्लेड या कोई भी आप शार्प चीज़ नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लैंसेट ही यूज़ करेंगे हिल पंचर के लिए भी। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारा आज सैम्पल कलेक्शन। अच्छा एक चीज़ और बेटा, वैक्यूटेनर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो जब एंटीकोगुलेंट्स करेंगे हम तब मैं आपको वैक्यूटेनर दिखाऊंगी। अब आ जाइए वर्क स्पेस पे। ठीक है, तो वर्क स्पेस में आपके क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। ये आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड आ जाइए, वाई फिंगर नॉट स्क्वीड आफ्टर प्रिकिंग। ठीक है, थर्ड है आपका, वाई फर्स्ट ड्रॉप ब्लड इज डिस्कार्डेड बिफोर टेकिंग सैंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको आपके इन एक्सपेरिमेंट में ही मिलेंगे, शायद कुछ के आंसर मैंने आपको बताए भी हैं। ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और इनके आंसर आप पेंसिल से लिखेंगे। जब भी आप लोग कॉलेज आते हैं तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के चेक होंगे। ठीक है बेटा।